सौरभ जौहरी प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव के रण की। जी हां, 309 निकायों के 10,000 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकल चुकी है। इसके साथ ही वार्डों की चुनावी पिच तैयार हो गई है। इस लॉटरी के साथ ही SC, ST, OBC और महिला आरक्षण का वर्गवार खाका स्पष्ट हो गया। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में OBC के लिए 30, SC के लिए 20 और ST के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं 63 अनारक्षित ओपन कैटेगरी के वार्ड रखे गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो 31 वार्ड अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए। ऐसे में टिकट के कई दावेदारों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों ही दल बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मंत्रणा बनाने में लगे हैं। जहां बीजेपी प्रदेश में 2.5 साल में कराए गए विकास के कामों के दम पर अपने आप को जनता के बीच लेकर जा रही है, वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था समेत कई स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी जंग में उतरी है। इधर निकाय चुनाव में बड़े दलों की सीधी लड़ाई में तीसरे मोर्चे की दस्तक भी दिखाई दे रही है। इससे चुनावी समीकरण कुछ हद तक बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्या छोटे दलों की एंट्री से बदलेगा चुनावी समीकरण? बीजेपी कांग्रेस की चुनावी रणनीति क्या है? यह बड़ा सवाल है। SC, ST, OBC आरक्षण का वर्गवार अब खाका तो स्पष्ट हो चुका है। अब टिकट के दावेदारों को क्या रणनीति बदलनी होगी, यह एक बड़ा सवाल है। तो निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। और अब बता दें कि 309 निकायों के 10,000 वार्डों की आरक्षण लॉटरी भी निकल चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वार्डों की चुनावी पिच तैयार हो गई है। इस लॉटरी के साथ SC, ST, OBC और महिला आरक्षण वर्गवार जो खाका है वो भी स्पष्ट हो गया है काफी हद तक। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में OBC के लिए 30, SC के लिए 20 और ST के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। तो पंचायत और निकाय चुनाव के प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के मुताबिक पार्टी चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाएगी। पार्टी में टिकट का आधार केवल एक ही होगा, वो है जिताऊ। यानी अब पार्टी उन उम्मीदवारों को पूरी तरह से आगे लाने की कोशिश करेगी जो जिताऊ हों। हालांकि प्रत्याशियों के चयन के लिए पैनल तैयार किया जाएगा, यह बात मदन राठौर ने साफ की है। कांग्रेस भी अपने नेताओं को लेकर अब स्पष्ट कर रही है, मंथन कर रही है। तो कांग्रेस से आने वाले नेताओं को टिकट देने के सवाल भी बेहद अहम है। क्या उनको सवाल यह है कि टिकट दिया जाएगा बीजेपी में? तो ये बात प्रदेश अध्यक्ष ने साफ की, बीजेपी के मदन राठौर ने, कि पार्टी में टिकट का आधार केवल एक ही होगा, वो है जिताऊ होना। यानी जिताऊ को ही टिकट बीजेपी देगी। वहीं कांग्रेस की तैयारियां क्या है? कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश में सरकार को घेरने की तैयारी लगातार की जा रही है। उसको किस तरह से देखा जाए? संगठनात्मक निष्ठा को बीजेपी अपना एक जीत का फैक्टर बनाएगी। पुराने समीकरणों को क्या साधा जाएगा? चुनावी जीत की क्षमता को परखेगी पार्टी, ये भी सवाल है। कांग्रेस क्या कुछ करेगी? तो स्थानीय स्तर पर मजबूत जनाधार रखने वाले नेता, सामाजिक समीकरणों में प्रभावी चेहरे बेहद अहम होते हैं। निकाय चुनाव में क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता राजनीतिक दल देते हैं। तो दोनों ही सियासी दलों की जो तैयारियां हैं, चुनावी तैयारियां क्या हैं? सवाल यह भी कि दूसरी पार्टी से जो आए हैं, क्या उनके लिए बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में टिकट तैयार रखेगी? व्यक्तिगत प्रभाव की सीटें कौन सी हैं? जमीनी तौर पर जो नेता जुड़ा हुआ है उसका फायदा जाहिर सी बात है देखने को मिलता है। तो तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार, दोनों ही सियासी दल तैयार हैं। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की बात की जाए तो 150 वार्डों में OBC के लिए 30, SC के लिए 20, ST के लिए 6 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वहीं 63 वार्ड अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी में रखे गए हैं। इसके अलावा 31 वार्ड अनरिजर्व्ड
महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में टिकट के कई दावेदारों को अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। दोनों ही दल बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मंत्रणा कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी जहां 2.5 साल में कराए गए विकास कार्यों के दम पर अपने आप को जनता के बीच में लेकर जा रही है, तो वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था समेत कई स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी जंग में उतरी है। और अगर छोटे दलों की बात की जाए तो उनकी भूमिका भी क्या रहेगी? तो चुनावी समीकरण कुछ हद तक बदलते हुए दिखाई देंगे या फिर सीधे जो सियासी टकराव है बीजेपी और कांग्रेस में ही देखा जाएगा? निकायवार चुनाव जो है वो क्या कुछ कहता है? 309 निकायों के 10,000 वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकल चुकी है। अब कांग्रेस इस चुनाव में किस तरह से तैयार है? क्या वो जो आरोप बीजेपी पर लगा रही है प्रशासनिक पक्षपात का, वो उसमें कितना आधार है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि कई जिलों में संविधान विरोधी कार्य किया। ये तमाम आरोप कांग्रेस के हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप भी लगाया कि सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के आंकड़े जो हैं उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी से कम रखा गया। ये बात भी कांग्रेस गए बगैर कहती रही है। हालांकि बीजेपी इन सबके बीच ये कह रही कि विपक्ष का काम विरोध करना है और कांग्रेस के सभी आरोपों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता के सपने देख रही, पार्टी केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी दल पूरी तरह से तैयार है। प्राइम टाइम डिबेट में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि निकाय चुनाव में किसकी कितनी तैयारी, आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन सा दल कितनी मजबूती के साथ जमीन पर खड़ा हुआ है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। राजकुमार शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी से हैं। करणवीर सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस से हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब मेरा पहला सवाल सियासी दलों की तैयारियों को लेकर ही है। राजकुमार जी, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। क्या तैयारियां हैं इस बार? अब तो वर्गवार आरक्षण की भी तस्वीर साफ हो चुकी है। आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? 10,000 वार्डों की आरक्षण लॉटरी भी निकल चुकी है। और राजकुमार सौरभ जी, आवाज मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सौरभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इस डिबेट में भाग लेने से पहले कि चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, और चाहे विधानसभा चुनाव हो, और चाहे संसद का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव में उतरती है तो उसका पहला जो उद्देश्य, मूल मंत्र वो होता है खुद का विकास, फिर अपने घर का विकास के सिद्धांत पर ये पार्टी काम करती है। जबकि भाजपा पार्टी है वो समाज के विकास, प्रदेश के विकास, राष्ट्र के विकास पर काम करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो भी चुनाव में उम्मीदवार उतरेगा वो जनता की सेवा और विकास के नाम पर, विकास की भावना के साथ जनता के बीच जाएगा। और अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से ही जनता के साथ जुड़ी रहती है और ऐसे ही कार्यकर्ताओं का चयन करेगी जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए चुनावी मोड़ का में आना कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहता है, सक्रिय रहता है, जन भावनाओं को जनता के बीच में उठाता है और आगे तक पहुंचाता है और कार्य करता है। इसलिए चुनावी मोड़ की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी आपके सामने जो शहरी नगर निकाय के जो 309 हैं निकाय, उनकी लॉटरी निकाल दी गई है, 10,000 वार्डों की लॉटरी निकाल दी गई। तो चुनाव का तो जो है मैदान जम चुका है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है चुनाव में उतरने के लिए। और जो प्रदेश का नेतृत्व है वो पूरी तरह से इस पर निगाह बनाए रखे हुए है। और हमारी जो केंद्रीय टीम है ने भी हमारे यहाँ प्रभारी अपॉइंट कर दिए हैं। इसलिए हम पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं और हम बहुत जैसे चुनाव होंगे तो परिणाम हमारे हमेशा मतलब जरूर हमारे पक्ष में ही रहेगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है। करणवीर जी, क्या कुछ तैयारी है? कांग्रेस को लेकर आप पे आरोप भी लगाए गए हैं।
राजकुमार जी ने भी और बीजेपी गाहे बगाए ये बात कहती भी है। कांग्रेस भी तमाम आरोप लगाती है। कांग्रेस भी ये कहती है कि भाई अपने फायदे के लिए बीजेपी ये चुनाव करा रही है, जिस तरीके से ड्यूटी लगाई गई है। गहलोत साहब भी ये कह रहे हैं कि कलेक्टर एसपी की ड्यूटी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लगाई गई है। क्या तैयारियां हैं आपकी, उस पर भी मैं आपको ऐसा नहीं चाहूंगा। ऐसा नहीं है सौरभ जी। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव कराना ही नहीं चाहती। चुनाव कराया ही कोर्ट के डांट और फटकार के बाद है। राजकुमार जी ने कहा कि पहले मैं ये बताना चाहूंगा, तो मैं तो सोचा था कि शायद कोई डेवलपमेंट की या 2.5 साल के अंदर कोई विकास की बात करेंगे, परंतु इनके पास सिवाय कांग्रेस को कोसने के लिए या कांग्रेस के ऊपर राजनीति करने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। ये पंचायत का चुनाव है, ये वार्ड का चुनाव है, ये आम आदमी की जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जुड़े हुए काम है, उन कामों को लेकर होने वाली व्यवस्था से जुड़ा हुआ चुनाव है। निकाय चुनाव की बात हम निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 10,000 वार्डों की लॉटरी निकली है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पंचायत राज की लॉटरी निकलनी थी, उसको आरक्षण की अनियमितताएं, जिस तरह की ओबीसी को आरक्षण दिया है उसके अंदर जो 18% का ही आरक्षण मिला है, 21% की व्यवस्था की गई है संविधान के अंदर, कहीं ना कहीं उसको चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस ने जब इनको एक्सपोज कर दिया तो इनके पास बच के निकलने का कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। तो इन्होंने वो एक्सटेंड की है पंचायत की जो वार्डों की लॉटरी है उसको, और निकाय चुनाव की लॉटरी को लेकर आए। कांग्रेस तो स्वागत करती है उस हर लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उस हर मुद्दे पे बात करने का जहां आम आदमी से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं की बात हो, आम आदमी से जुड़ी हुई किसी सहूलियत की बात हो। कांग्रेस तो कानून, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह इस चुनाव का ध्रुवीकरण नहीं करना चाहती है। हम तो बात करेंगे इनसे कि 2.5 साल के अंदर आपने किस तरह से राजस्थान को बैक करने का काम किया है। जयपुर की बात कर लीजिए, आज जयपुर के अंदर जो मुख्य मार्ग है वहां सड़क तो बची नहीं है साहब, गड्ढे इतने हो चुके हैं। आप देखिए चारों तरफ, चाहे कालवाड़ रोड हो, सिरसी रोड हो, कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो चिकित्सा मंत्री है उनका तो घर से बाहर निकलना दूभर कर रखा है जनता ने। जनता स्वयं सड़क पर खड़ी है, सड़क पर खड़ी है। राजकुमार जी आपका टर्न आएगा, आप बड़ी तसल्ली से अपनी ज्ञान पूरा रखो। चिकित्सा मंत्री नहीं है राज्यवर्धन जी। सुन तो लीजिए सर, 1 घंटे का शो है, सौरभ जी खूब समय देंगे, मैं तो सुन तो लीजिए जनता सर। नहीं, आप सही बोलिए, सुन लीजिए सर, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए राज्यवर्धन जी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको 1 घंटे का समय है इस डिबेट का, सार गंभीर डिबेट हो, सुन लीजिए। आपका टर्न आएगा तब आप कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाइए, अपने विकास के काम बताइएगा। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की व्यवस्था हमको मिली है, पंचायत राज की व्यवस्था राजस्थान से शुरू हुई है। इस सरकार ने 2 साल 1.5 साल तक इस सरकार ने लोकतंत्र को बंदी बनाए रखा। जब कोर्ट के बाद लगातार फटकार मिली, कोर्ट ने भी जो अंतिम डेडलाइन है उसका हवाला देते हुए इनको स्पष्ट कहा कि सरकार चुनाव करवा दे, वरना कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर चुनाव कराएगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार राजस्थान के आमजन 8 करोड़ लोगों की आवाज को बार बार उठाती रही थी कि लोगों का अधिकार है। आप देखिए पिछले 10 महीने से प्रशासक नियुक्त किए हुए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र लोगों के नहीं बन रहे हैं, पट्टे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, बिजली की सुविधाएं नहीं हो रही। जयपुर के अंदर जो ड्रेनेज का मामला है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। कचरे की जो व्यवस्था है, जो कचरे का प्रबंधन है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया है। सफाई कर्मचारी की सिंगल भर्ती इन्होंने नहीं की है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, और जनता भी कहीं ना कहीं अब तो रोड पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी का हिसाब लेने के लिए। ठीक है श्याम सुंदर जी, तैयारियां पूरी हैं, बाहें और पांचे कस लिए गए हैं। कांग्रेस जहां लॉ एंड ऑर्डर और तमाम मुद्दे, सड़कें, बिजली, पानी को लेकर जैसा कि करणवीर जी भी कह रहे हैं आप मैदान में हैं, तो राजकुमार शर्मा जी ये कह रहे हैं कि कुछ मुद्दे नहीं हैं, विपक्ष के आरोप निराधार हैं। ये बात हमने देखा कि मदन राठौर ने भी कही है। क्या कुछ लगता है, अब लॉटरी आ चुकी है, वर्गवार जो है वो भी स्पष्टीकरण हो चुकी है तस्वीरें, अब निकाय चुनाव का रण सज चुका है। तीसरे अगर हम दल की बात करें, छोटे दलों की बात करें, तो उसकी भूमिका भी कुछ देखते हैं। देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर लॉटरी निकल जाने के बाद अब चुनावी माहौल में दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। अब देखिएगा सत्ताधारी पार्टी को इस चुनाव को जीतने की कितनी चिंता है। उन्होंने केंद्र से व्यक्ति लगाए हैं, और देखिएगा कि मैं तो कह रहा हूँ इनके जो प्रभारी बनाए हरीश द्विवेदी, वो तो आज जनरल सेक्रेटरी
महासचिव बन गए, मुझे लगता है कि कहीं वो राजस्थान के प्रभारी तो नहीं बनेंगे। और देखिएगा अब और भी देख रहा था जिसमें से कि देखिएगा उन्होंने जिस प्रकार से रोहिन गुप्ता को लगाया है, वो भी महासचिव वो क्या सचिव, राष्ट्रीय सचिव बने हैं। तो देखिए भाजपा का चुनावी आगाज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अगर अलवर में आकर के कह के जाते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ करेंगे, तो देखिए बीजेपी को चिंता का विषय कितना है। जी। उनको भी पता है कि अगर ये चुनाव नहीं जीते तो आने वाला जब 2028 का चुनाव और 25 की 25 सीटें जो सपना देखती है बीजेपी, जो जीत नहीं पाई, इस बार वो जीतने का प्रयास किस प्रकार से करेगी वो तो जग जा ही रहे हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मंत्री को लगाया है, दिल्ली के मंत्री को लगाया है, तो स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है भाजपा को। भाजपा ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, आंतरिक कलह को दूर करने के लिए बाहर के नेताओं को ला करके थोपा है ऊपर। प्रभारी और सह प्रभारी अगर बाहर के आए तो उसका मतलब है कि बीजेपी इस चुनाव को कितना अहम मानती है। देखिए कांग्रेस के करणवीर जी कह रहे थे, अब आप देखिएगा जयपुर के शहर जिला अध्यक्ष को अब पता लगा कि राजस्थान में जयपुर की स्थिति खराब है और वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे अब चिंता करो अपने वार्डों के अंदर किस तरह से आप किसको टिकट दोगे किसको नहीं दोगे, उसकी चिंता ज्यादा होनी चाहिए। अब प्रदर्शन करने से काम तो नहीं चलेगा। अब जिस प्रकार से अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं कि एसपी कलेक्टर का ये उपयोग करेंगे, तो उन्होंने अपने जमाने में किया होगा इसका मतलब, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जानते हैं कि एसपी और कलेक्टर का उपयोग मैं तो सदुपयोग कहता हूँ किस तरह से इस चुनाव में किया जाएगा और किस तरह से होता है। क्योंकि चुनाव में जीत हार बहुत छोटे संख्या के आधार पर होती है, छोटा मार्जिन रहता है इसलिए जी। और ये भी कहा जा सकता है कि देखिएगा स्थानीय समस्याओं को उजागर करने के लिए अभी देखिए दोनों ही घोषणा पत्र बनाने में, अब घोषणा पत्र कब बनेगा क्योंकि देखिए चुनाव का ऐलान होने वाला है। भाजपा ने चुनाव को डिले कराने का बहुत बड़े अलग तरह से प्रयास कर दिया। पर चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग 15 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करना चाहता था, लेकिन आपने लॉटरी निकालने का काम 17 तक तो खींच दिया। अब आगे जाकर के आप देखिएगा, आप 18 तारीख को रिपोर्ट दोगे उसको कि भाई हमने ये इस तरह से आरक्षण कर दिया और लॉटरी निकाल दी है। उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 19 को होती है, 20 को होती है, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा। लेकिन ये भी बात सही है, पंचायतों की लॉटरी निकालने से पहले ही आपने स्थगित कर दिया कि हम 1 महीने बाद में निकालेंगे। तो उसका मतलब चिंता का विषय था कि अगर अभी लॉटरी अभी निकाल दी तो निकाय चुनावों की स्थितियों को निपटने के बजाय हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव होने जी, या सरपंचों के चुनाव होने, तो वहां पर ध्यान देने की जरूरत पड़ जाएगी और ये चुनाव अधूरा अटक जाएगा। क्योंकि भाजपा शहरी निकाय का चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है और ये जताना चाहती है कि भाई हम किस प्रकार से सत्ता को बनाए रखने के लिए, अगर ये तंत्र मजबूत नहीं हुआ तो फिर चुनौती ज्यादा हो जाएगी खड़ी। कांग्रेस के पास तो अभी कुछ है नहीं, कांग्रेस कितनी स्थिति में जीतेगी नहीं जीतेगी। अभी तो प्रभारी, आज मैं तो देख रहा था, आज तो रंधावा जी आए हुए हैं और अभी तक आप किस स्थिति में क्या करोगे। आपने पंचायत नीचे तक मंडल स्तर तक की बैठ के करके रिपोर्ट मंगा ली है अध्यक्ष जी ने 5 तारीख को, तो उन्होंने साफ कहा है हम लिफाफे वालों को टिकट नहीं देंगे। करणवीर जी, लिफाफे वालों को टिकट दिया जाता था कि आप क्या? उन्होंने कहा है हम लिफाफे वालों को टिकट नहीं देंगे, हम टिकाऊ और बिकाऊ नहीं हो उसको टिकट देंगे। जीतने वाला भी होना चाहिए, टिकाऊ भी रहे। क्या पता दल बदल कानून लागू नहीं होता है, पहले बहुत सारे लोग आपके चले गए थे, तो इसी स्थिति में वापिस चले गए तो आपके हाथ में आएगा नहीं आएगा। ये बात भी सही है। 10 तो नगर निगम है, 51 नगर पालिका है और उसके बाद 248 आपकी नगर पालिका है, इसमें चुनाव होना है और 10,245 वार्ड है जिसमें चुनाव संपन्न किए जाने हैं। अब ये बात सही है कि जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है 33% महिलाएं निर्वाचित होगी आएगी, ये भी बात भी सही है कि हमने ओबीसी कमीशन तो बनाया था कि ओबीसी का ध्यान रखेंगे और बहुत सारी चीज करेंगे। देखिए जब निकल के रिपोर्ट सामने आई और अभी आरक्षण का जब तय हुआ तो करीब 2.5% ओबीसी का आरक्षण कम हो गया। कम क्यों हो गया ये तो पता नहीं क्या स्थिति बनी। अभी जब तक तो आप कह रहे थे ओबीसी को बहुत महत्व देंगे,
केवल 12 ओबीसी जाति इस चुनाव में उभर करके सामने आई है। आपने बहुत सारी 91 में ओबीसी जाति रहती है, उसको कैसे नेतृत्व दोगे, अभी तक कोई तय नहीं है, क्योंकि अलग अलग पॉकेट में अलग अलग जगहों पर वो है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का विषय है कि उनको कैसे नेतृत्व मिले, क्योंकि बहुत सारी जातियां नहीं है जो जो चुनाव में आती दिखती ही नहीं है जी। तो केवल बड़े बड़े पॉकेट हैं, गुर्जर है, जाट है, सैनी है, यादव है, या कुछ और जाति के लोग हैं जो ओबीसी के दिखते हैं, वो तो ज्यादा प्रभावी ढंग से नजर आते हैं। बाकी के तो है ही नहीं इस एरिया में जो है ओबीसी के, जी वो कहने के लिए जाति है लेकिन नेतृत्व के अंदर कहीं दिखती ठीक नहीं है। है। अब दोनों पार्टियों के सामने चुनौती का विषय बना हुआ है। जी। और मैं कह सकता हूँ ये चुनाव निश्चित तौर पर सरकार के कामकाज की मोहर भी लगेगी। भाई हमने रिफाइनरी बना दी जयपुर में, आपके देखिए मेट्रो सेकंड का फेज का उद्घाटन कर दिया, जी जी या राम जल सेतु कर दिया, और उसके अलावा आपने शेखावटी में चले जाए तो यमुना जल समझौता कर दिया। ये बड़े बड़े काम करके दिखा दिया। इसका इफेक्ट चुनाव जीतने के ऊपर कितना पड़ेगा, ये रिजल्ट सामने आकर के दिखाएगा। सौरभ जी। जी राजकुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट पर हम पूरी तरह से भरोसा करने जा रहे हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या कांग्रेस से कुछ लोग आए बीजेपी में, उन पर भरोसा जताया जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, जिताऊ फैक्टर आपके मुताबिक क्या रहने वाला है, पार्टी के मुताबिक क्या रहने वाला है, विकास रहेगा या फिर केवल जिताऊ कैंडिडेट के आधार पर ही कहा जाए कि भाई जीत तय हो सकती है? देखिए, मैंने मेरी पहली जो मुझे मौका दिया था आपने, उसमें स्पष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम को रखने वाली पार्टी है, और यहाँ जो पार्टी में आता है उसकी विचारधारा के अनुरूप ही चुन के आता है, और उसका काम जनता की भावनाओं को समझना और विकास की बात करने का ही उसका काम होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, करमवीर जी कह रहे थे कि हम लोग मुद्दे उठाएंगे। पिछली बार जो इनका बोर्ड था, मुनीष गुजर इनकी मेयर बनी थी, प्रताप सिंह जी ने उनको बनवाया था, तो आपने देखा किस तरह से उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके पति भी जेल गए और खुद भी वो बेल पे हैं। किस तरह से इन्होंने जो जयपुर था उसको नरक निगम बना दिया था। इनके गहलोत जी और इनकी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि नगर निगम नहीं नरक निगम बन चुका है। तो जनता ने इनका पिछला टेन्योर देखा है, इन्होंने किस तरह से अपनी सरकार में किस तरह से जनता के साथ धोखाधड़ी कारित की थी। और मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि हम आमजन की आवाज उठा रहे हैं, ये आमजन की आवाज नहीं उठा रहे हैं, इनके नेता अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। डोटासरा जी कह रहे हैं कि मेरे नारे लगाओ, गहलोत जी कहते हैं मेरे लगाओ, सचिन जी कहते हैं मेरे लगाओ। तो बात यह है कि, और बाकी श्याम सुंदर जी ने हमारी पार्टी के विकास के मुद्दे हैं जो हमने किया काम 2.5 वर्ष में किया, उसके मुद्दे हमने देखो विधानसभा में भी इनको खुला चैलेंज किया। हमने कहा 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष की चर्चा कर लीजिए, क्योंकि हम मजबूत हैं और हम बड़ी ताकत से बात कहते हैं कि हमने जो विकास के कार्य किए। श्याम सुंदर जी ने पूरे आपको बताया कि रिफाइनरी एक बहुत बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया, राम जल सेतु का बड़ा काम किया, यमुना जल का बड़ा काम किया, ERC की योजना लाए, बिजली पर हम आत्मनिर्भर बने, किसान सम्मान निधि में 6,000 के साथ जो मिलते हैं केंद्र से, उनमें 3,000 जोड़कर 9,000 रुपए हमने देने का काम किया। आप देखिए जो मेट्रो है उसका फेज हमने 70 किलोमीटर का फेज हम तैयार करवा रहे हैं। आज करें गड्ढे खुदे हैं, आप देखिए विकास है। आप देखिए सांगानेर की तरफ चले जाइए, जगह जगह पुल बन रहे हैं, और पूरा जो सिस्टम है, नेटवर्क है, उस पर भारतीय जनता पार्टी विकास के काम को कर रही है। मदन राठौड़ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट वही होगा जो जनता से जुड़ा हुआ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है कि जनता की सेवा और विकास, उसके आधार पर ही हम टिकट देंगे। और जो जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, जिसने विकास की बात की है और जिसके मन में सेवा की भावना है, वही जिताऊ कैंडिडेट है, तो उसी को ये भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। यहाँ कार्यकर्ता की पहचान होती है, कार्यकर्ता को ही सर्वप्रथम पार्टी का प्रमुख आदमी माना गया है। राजकुमार जी ठीक है। करणवीर जी तो ये भी कह रहे हैं कि बिजली, पानी के, सड़कों के तमाम मुद्दे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किया है, और आप कह रहे हैं हमारे पास विकास है, आप विकास की बात गिनवा रहे हैं। हालांकि आपके जवाब का, मैं आपके सवाल का जवाब करणवीर जी से लूंगा, लेकिन ये आरोप, ये जो एक सेकंड सर सवाल सुन लीजिए। संयुक्त आरक्षण, ज्वाइंट रिजर्वेशन 50% से भी कम रखा गया है। डोटासरा साहब कह रहे हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी में कम रखा गया है, उनके क्षेत्र में कम रखा गया है। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं डोटासरा साहब? डोटासरा जी 2.5 वर्ष से सो रहे थे क्या? इनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? काय को विपक्ष में बैठे हैं फिर ये लोग, राजनीति छोड़े घर बैठ जाएं? इनको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। सवाल क्या पूछा आपसे? भारतीय सवाल क्या पूछा, उसका जवाब दीजिए ना। मैं उसका जवाब मैं कह रहा हूँ। करमवीर जी सुनिए, तो कम क्यों किया? अरे करमवीर जी सुनिए, आप प्रतिनिधित्व कम नहीं किया। आप जो आंकड़ों में उलझाना चाह रहे हो डिबेट को, आंकड़ों में डिबेट नहीं उलझेगी। प्रतिनिधित्व पूरा है। कैसे होती है? 150, देखिए 150 सीटें हैं।
सुनो, सुन 150 सीटें हैं। सुन लीजिए कानवीर जी, सुन लॉटरी लीजिए टाल कानवीर जी, क्यों मैंने दी? सवाल पूछा है ना, एक सेकंड सर, सुन लेते हैं ना सर, मैं फिर आपके पास भी आ रहा हूं, आपसे भी सवाल है। करमबीर जी आंकड़ों में उलझा रहे हैं। कोई प्रत्युत्तर कम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर ही अपना पूरा जो सीट है वो आरक्षित किए हैं। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीट हैं जयपुर में, जिसमें 30 सीट ओबीसी की दी हैं। तो आप फला लीजिए कितना कितना परसेंट प्रतिशत को है? मिला। सुनिए, 11 सीटें एसटी को दी हैं और 158 आरक्षित सीट हैं। तो इस तरह से कुल मिला के महिलाओं को 50 सीटें दे दी। तो हम अपने जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा है उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं हटी है और विचारधारा पे काम कर रही है। और ये जो कह रहे हैं करमबीर जी, इनके आरोप, तो इनको तो यही नहीं पता कि राजस्थान में चिकित्सा मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन है। राज्यवर्धन जी को चिकित्सा मंत्री बता रहे हैं, इनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो चलो डिबेट में आ गए तो ठीक है, कौन इनका किसको बता सम्मान रहा है। आप बता रहे हैं, आपने बताया अभी डिबेट में कहा है, आपने राजस्थान खुद के ने कहा है शिक्षा कि मंत्री चिकित्सा का, मंत्री। सुन तो लीजिए, आपने खुद, राजस्थान के करमबीर जी, शिक्षा मंत्री का हर बच्चा मजाक उड़ा रहा है, अरे मदन दिलावर का। आप मजाक राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का जी को उड़ रहा है। प्रसूताएं सुनिए किस सुनिए तरीके से सुनिए वो सुनिए सुनिए प्रसूताओं करमबीर का जी, मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए ठीक है। हम और राजस्थान में रही बात हमने जितनी उद्योग मंत्री परीक्षा कराई, राज्यवर्धन बिना की, पेपर सुन लीक तो के लीजिए परीक्षा सर। करा दी। आपने गलत शब्द करमबीर जी, आपने करमबीर जी, अपनी जी कहानियां आपने मेरे ऊपर मत थोपिए। ठीक है सर, मैं तो ये कह रहा राजकुमार जी, हूँ, एक सेकंड, आपकी कानवीर जी, मनगढ़ंत कानवीर जी, कहानियां एक अपने सेकंड, तक ही एक रखिए। सेकंड, मुझे सर, क्या सर, पता है, मुझे क्या नहीं पता, इतना स्लाइड मत होइए। कानवीर जी, एक सेकंड, कानवीर जी, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, राजकुमार जी, इतना एक सेकंड, एक हाँ, सेकंड, मेरी सर तह सर तक सर मत जाइए, आप अपनी ठीक सरकार है, की एक तह तक अरे जाइए। करमबीर जी, आप भी सरकार सुनिए के यार। 5 काम अरे गिना सुनिए, दीजिए। सरकार के 5 साल विधानसभा में 2 साल मैं तो कह रहा हूँ 5 साल में 5 डिबेट काम नहीं गिना कर पाए, दीजिए आप लोग सरकार भाग के, जिसको गए। लेकर आप आप निगम लोग चुनाव में भाग जाएंगे। गए। मैंने कहा आप जवाब दे पाएंगे। मैं आपकी मेयर मुनीष गुजर कैसे भ्रष्टाचार में मारो लिप्त रही, कैसे आपने पट्टे बांटे लोगों से पैसे लेके, जवाब दे पाएंगे आप जयपुर जनता को? किस तरह आपने ठगा, दे पाएंगे जवाब किस आप? मामले में नहीं जेल गई थी? नहीं, आपको पता है क्या? निम्बाराम, आपको पता सुन तो लीजिए, अब सुनिए सौम्य ना। गुजर जेल गई नहीं। सौम्य गुजर जेल कभी गई नहीं। ठीक है राजकुमार जी, एक सेकंड, राजकुमार जी, एक सेकंड, एक सेकंड, कानवीर जी, कानवीर जी, एक सेकंड, डीरेल मत करिए डिबेट को, प्लीज प्लीज, एक सेकंड, कानवीर जी, एक सेकंड, प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब दीजिए कानवीर ना। जी, कानवीर जी। भजनलाल जी का साला है। राजकुमार जी, एक सेकंड, निकाय, एक सेकंड, राजस्थान पुलिस का साला है। सर डिबेट डिविएट मत करिए, डीरेल मत करिए। कानवीर जी, मेरा सवाल आपसे, एक सेकंड, राजकुमार जी, डिबेट से मतलब ये सर एक सेकंड, राजकुमार जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कानवीर जी, मुझे सुन लीजिए, कानवीर जी, एक सेकंड, आप लोग आपस में ही बात कर लीजिए फिर। गुज्जर को अपराधी करार दे रहे हैं, उस पे न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। सौम्या गुज्जर किस मामले में जेल गई थी? अरे सर ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि कानवीर जी, आरोप प्रत्यारोप बहुत है। कानवीर जी सुनिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत है। फिलहाल निकाय चुनाव की तैयारियों पर रहते हैं ना, ठीक है, जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एक सेकंड राजकुमार जी, बीच में मत बोलिए। राजकुमार जी, एक सेकंड, कानवीर जी, एक सेकंड, पत्थर सुनिए सर, सुनिए सर, सवाल सुनिए, आपस में बोलेंगे पब्लिक नहीं समझ पाएगी, जनता देख रही है आपको। आप चुनाव में जाना है, आपको अपने काम के दम पर जाना है, बहस के दम पर नहीं जाना है। हाँ, किसने बेहतर काम करा है इस चीज को लेकर चर्चा हो सकती है, सार्थक चर्चा हो सकती है और होनी भी चाहिए। करणवीर जी, अब सवाल ये कि आप जो कह रहे थे बिजली पानी सड़क के मुद्दे, राजकुमार जी तो तमाम बातों को गिना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने यमुना जल समझौता किया, सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं, राइजिंग राजस्थान नीतियां लेकर आ रहे हैं, रोजगार मेले हम लगा रहे हैं लगातार। हमारे पास तो पूरी एक बुकलेट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कहते हैं पूरी बुकलेट है तैयारी की, 2.5 साल के काम की, वो तो हम लेकर जाएंगे। सौरभ जी, केवल कह देने से कुछ नहीं होता। यमुना जल समझौता कर लिया, क्या कर लिया? यमुना जल समझौते में पानी आ गया क्या? कि शायद, मैं खुद शेखावाटी से आता हूँ, इनको बोलिएगा जब शेखावाटी के गांव के अंदर जाएंगे ना किसानों से मिलने के लिए, तो वहां किसान इनका सामना जेली और कसी से करेंगे कि आइए आपका स्वागत है। किसान परेशान है, जवान परेशान है, युवा परेशान है। हमने रोजगार दे दिए, 2 करोड़ रोजगार की प्रधानमंत्री बात नरेंद्र मोदी कर गए। इन्होंने तमाम तरह की बातें की, ब्यौरा दीजिए ना कितने के रोजगार दे चुके आपने। सफाई कर्मचारी की इन्होंने भर्ती नहीं की। नगर निकाय के चुनाव में जा रहे हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंदर सबसे जो बेसिक कड़ी होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां साफ सफाई का जो ध्यान रखा जाता है, वो सफाई कर्मचारी रखते हैं। कितने सफाई कर्मचारियों की इन्होंने भर्ती की? लगातार जब से सरकार आई है तब से उनको लटका कर रखा है, कभी किस आधार पे, कभी नियमों के आधार पे। लगातार मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं ना कि 36,000 किलोमीटर नई सड़कें बनवाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में बढ़ावा हम कर रहे हैं। चुनावी वादे जो किए थे मैनिफेस्टो में 70% से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। एक करके मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी हमने दी है, युवा नीति, रोजगार सृजन। एक सेकंड सर सुनिए तो, किसानों को लोन हम दे रहे हैं, कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहारा
हम किसानों को दे रहे हैं महिला बाल विकास कल्याण योजनाओं को विस्तार किया, तकरीबन 4.7 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राशि बढ़ाकर 5,000 से ये क्यों दावे किए जा रहे हैं? ये एक भी सुन लीजिए सर सौरभ जी, एक भी बड़ी स्कीम ये नहीं ले पाए। जिस रिफाइनरी की ये बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के जमाने में शुरू होती, ये किस बात का श्रेय ले रहे हैं? एक ईंट लगाने का तो उन्होंने इसमें काम किया नहीं। जो प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं वो तो पूरे तो होंगे ही ना, टाइमलाइन के अनुसार वो पूरे हो रहे हैं। अब उसका श्रेय भजनलाल जी ले जाए कि मैंने पूरा करवा दिया। आपने नहीं करवाया साहब, आपने तो अटकाने का काम किया था। जयपुर मेट्रो की बात कर लीजिए, कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस लेके आई थी। ये तो चाहती ही नहीं थी जयपुर को, सफेदाती बोलने वाले थे मेट्रो को। और जब जयपुर शहर की बात मैं कर रहा हूं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं ना, कितने सफाई कर्मचारियों की बात की। बार बार कह रहा हूं, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे भजनलाल शर्मा हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे गोपाल शर्मा हो, इनके क्षेत्र की सड़कों की हालत, इनके क्षेत्र के सीवरेज के हालात, इनके क्षेत्र के अंदर नगर निगम के जिस तरह का व्यापक भ्रष्टाचार, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सनी हुई है। चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाओ, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाओ, चाहे कोई पट्टे का काम लेके जाओ, नगर निगम के अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के अगर कोई काम होता हो तो भारतीय जनता पार्टी जनता से जाके पूछे। जनता बताएगी इनको कि किस तरह का दोहरापन, किस तरह का कुठारा का जनता के साथ लगातार व्यवस्थाओं के अंदर हो रहा है। और ये बार बार बात करते हैं नौकरियों की। मैं तो इनसे पूछ रहा हूं ना सिलसिलेवार, नौकरियों के विभाग बताइए कि इस विभाग में इतनी नौकरियां हमने अलॉट की। वो तो कह रहे हैं ना, हमने तो एक बुकलेट जारी कर दी ना 2-2.5 साल की। सर कर्नल जी वो तो कह रहे हैं बुकलेट हमने जारी कर दी है, जो काम किए हैं उसको पढ़ ले कांग्रेस, वहां पढ़ लें। सर कहां जारी कर दिए? मैं तो इनके प्रवक्ताओं को नहीं पता, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं 5 काम गिना दीजिए। अरे पढ़ना नहीं चाहते करमबीर जी, पढ़ना नहीं चाहते करमबीर जी, तो क्या है बस इधर उधर की बात। राजकुमार जी एक सेकंड में श्याम सुंदर जी के पास जाऊं, उससे पहले एक सेकंड सर एक सेकंड पूछना चाहता हूं। 2.5 साल के अंदर सौरभ जी, 2.5 साल के अंदर ईआरसीपी योजना के अंदर जनता को सुनना चाहते हैं ना, आपको सुनना चाहते हैं। कौन सा नया बांध जो गाना चाहते हैं जो चल रहा है वो ठीक चलेगा। के अंदर लगाया आप सुनिए, पहले सुन तो लीजिए आप करमबीर जी क्या करें, सौरभ जी को सुनिए आप। ठीक है, एक सेकंड। जो योजनाएं मैं बता रहा हूं वो मुख्यमंत्री ने खुद उन चीजों का दावा किया, आंकड़ोंवार मैं बता रहा हूं जो मुख्यमंत्री ने कहा है। अब वो ये गाहे बगाहे ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है, श्याम सुंदर जी भी शायद इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि 2 साल में उन्होंने काम किए, उन कामों को जमीन पर लेकर आए हैं। राजकुमार जी से भी मैं सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर जी, जो काम है, वादे हैं, दावे हैं, हम अक्सर चर्चा करते हैं अपनी प्राइम टाइम डिबेट में श्याम जी कि निकाय के चुनाव निकाय के स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, लेकिन सरकार जो दावा कर रही है बड़े बड़े मुद्दे हल किए गए हैं, उनका कुछ व्यापक इंपैक्ट देखने को मिलेगा निकाय चुनाव में? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कुछ किया नहीं है, निकाय की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, मौजूदा स्थिति क्या है सर? देखिए सौरभ जी, जिस प्रकार से करणवीर जी बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आप तो जिस प्रकार की बातें कर रहे हो उससे स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगे या किस तरह का चुनाव लड़ोगे? अब आप बार बार जिस प्रकार की बातें आ रही है निकल के, अगर नगर निगम आपको बना भी देंगे तो फिर पैसा कैसे आएगा? क्योंकि तालमेल तो बैठेगा नहीं। सरकार तो बीजेपी की है, तो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी जब जाके पैसा मिलेगा। पहले भी जिस तरह की स्थितियां बनी, अगर सरकार आपकी है तो आप ज्यादा महत्व दोगे। अब जिस प्रकार से अब सौम्या गुर्जर को बचाने का काम तो किसने किया आपको भी पता है ना, आपके चीफ सेक्रेटरी ने उसको बहाल करके लगाया था ना। जिस प्रकार से अशोक गहलोत चाहते थे बदनाम करना, सब कुछ करना, लिम्बाराम को तो पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो तो आपके हाईकोर्ट का रोक लग गई थी। हाँ, उनके पति निश्चित रूप से जेल में गए, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया, उसके बाद आरोप तय हो जाने के बाद शांति धारीवाल और अशोक गहलोत ने क्यों सौम्या गुर्जर को बचाया? बचाने का काम तो आप ही ने किया ना। और जिस प्रकार का माहौल, 2 नगर निगम नहीं है, अब एक ही नगर निगम है। कोटा में भी एक नगर निगम है, जोधपुर में भी एक नगर निगम है। पहले 2 नगर निगम इसलिए बनाए थे परिसीमन के अनुसार कि आप जीत सको, तो आपने एक नगर निगम जीत लिए सब जगह। तो आप मौजूदा स्थिति में जो परिसीमन हुआ है जी, वो परिसीमन बीजेपी की सरकार ने किया है, और बीजेपी की सरकार ने अगर परिसीमन अपने अनुरूप किया है तो जीतने के लिए किया, हारने के लिए थोड़ा किया है। अब देखिए, आपका आरोप लगाने का अधिकार है, कांग्रेस को अधिकार लगाना भी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में जितने लोग बीजेपी के लोग बीजेपी में चले गए, आपके लोग जो प्रताप सिंह खसरियावा के खास हुआ करते थे, आपको भी पता है कौन कौन गए। अब वो आपके से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो बीजेपी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बागी बन के खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तौर पर कह सकता हूं कि जो भी चुनाव में समय कम मिलने का कारण यह है कि चुनाव में समय ज्यादा मिलता
तो बाकी ज्यादा खड़े। अब हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। नागौर में पहुंचाएंगे, सीकर में होगा, कुछ और आपके बीकानेर में पहुंचाएंगे, कुछ और जगहों पर, कुछ जगह बाड़मेर में पहुंचाएंगे। उनके लोग जो है वो आपको हराने का काम तो करेंगे। देखिए, आपको करेंगे या बीजेपी करेंगे, दोनों में से किसी को हराएंगे, जिताएंगे, दोनों में से किसी को। खुद तो जीतने की स्थिति में रहेंगे नहीं। ओबीसी अगर आ रहा है आप चुनाव लड़ने के लिए, जिस प्रकार से बातें हुई है, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, दावा जरूर करोगे आप, लेकिन ये बात भी सही है कि 10,245 वार्ड में से आप कितने जीत पाओगे, ये तो आपको भरोसा है कितना, क्या नहीं है पता नहीं। क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसको लोकल चुनाव में फायदा मिलता है, बिल्कुल उसको कोई बिल्कुल दो राय नहीं। जो कि बिल्कुल बिल्कुल अशोक गहलोत जिस प्रकार का आरोप लगाने के एसपी कलेक्टर को डराया धमकाया जा रहा है कि जिताओगे नहीं तो रखेंगे नहीं, तो अब जिस प्रकार की बातें, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब इस तरह का वादा, इस तरह की बातें अपने शासनकाल में कर चुके हैं, उनका उपयोग कर चुके होंगे। उसी का परिणाम है कि वो कहते हैं कि भाई इस तरह का हो रहा है। अब कांग्रेस में क्या सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साथ चुनाव प्रचार करने उतरेंगे, जाएंगे क्या? मुझे हाँ, भरोसा दोनों दिला साथ सकते हो बिल्कुल। करणवीर जी? क्योंकि देखिएगा, निश्चित तौर पे चुनाव में जिस प्रकार का माहौल होगा, टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा, चारों लोग क्या एकता के सूत्र में दिखेंगे क्या? हाँ, क्या कहाँ किस तरह की स्थितियां बनेगी? क्योंकि अभी हाल ही में आपने बिल्कुल देखा, दिखेंगे साहब। अरे आप हाल ही में अभी देखिए, विजय जैन आया था, क्या करने आया था? प्रदर्शन करने, शिकायत, उसके बाद नोटिस दिया, राजकुमार जयपाल का खिलाफत करने आए थे ना। और आप देखिएगा कि आपके मेवाराम जैन आए थे ना जयपुर में, कह रहे थे हरीश चौधरी। अब ये सब इन परिस्थितियों से गोविंद सिंह डोटासरा कैसे निपट पाएंगे, ये ज्यादा आप बता सकते हो। अब देखिएगा, आप देखिए वो आपके बेरवा जो आए, खिलाड़ी लाल बेरवा जो वापस आ रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। या बाकी देखिएगा, रामचंद्र सराधना जो आ रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है अब ठीक है चुनौती ज्यादा ठीक है ठीक है। आप तैयारियां क्या एकजुट होकर कांग्रेस की दिखेंगी राजस्थान के निकाय चुनाव में? हालांकि ये सर्वविदित है, आप भी जानते हैं, आप भी सत्ता में रहे हैं राजस्थान में, कि जो सियासी दल होता है उसको फायदा मिलता है निकाय चुनाव का। जाहिर सी बात है, विकास करवाना है क्षेत्रीय, तो फायदा उसको मिलेगा। हालांकि फिर भी आप अपने आप को एक मौजूदा मजबूत स्थिति में जरूर बनाए रख सकते हैं। क्या एकजुट होंगे? जो सवाल श्याम सुंदर जी ने पूछा है। सौरभ जी, जिस तरह का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उस माहौल का जो भ्रम है वो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के अंदर ही तोड़ दिया था। और अब बार बार बात कर रहे हैं कि सरकार से काम नहीं करा पाएंगे। इस क्षेत्र का कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी, इस क्षेत्र की राजस्थान की जनता इस सरकार से काम कराना जानती है। और ये आने वाले समय में इस सरकार के जो सत्ता के दरवाजे हैं, कहीं ना कहीं वो बंद करने का काम इन नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव से करने वाली है। क्योंकि जो असली समस्याएं हैं वो तो इन नेताओं को अब झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो 2.5 साल के अंदर जनता के बीच में गए ही नहीं। चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे मदन दिलावर हो, चाहे तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर राजनीतिक छत्रप की बात करते हैं, राजनीति की व्यवस्थाएं संभालते हैं, वो जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने जनता का शोषण किया है। जनता के अंदर भयंकर नाराजगी है, कानून व्यवस्था को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़क की बदहाली को लेकर। ये तमाम तरह की बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में है। और ये गारंटी आज एज ए कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते राजस्थान की जनता को अश्योर करते हुए देना चाह रहे हैं कि ये सरकार आपके काम रोक नहीं पाएगी। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई राज्य सरकार किसी निकाय सरकार के काम रोक सकती है। इससे जब तक आपका कार्यकर्ता, जब तक आपका प्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, वो सरकार से दो हाथ करने वाली स्थिति में नहीं होगा, तब तक आम जनता के काम होना इम्पॉसिबल है। और उनको करवाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता बखूबी जानता है। ठीक है राजकुमार जी, सवाल ये कि कुछ कांग्रेस से भी आए हैं, आप भी जानते हैं, आपकी पार्टी में टिकट नहीं मिलता है तो बागी बनेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, उनको संभालने के लिए क्या रणनीति तैयार है आपकी? जैसा कि श्याम जी सौरभ जी देखो, हर चुनाव की ये स्थिति होती है और हर चुनाव में बागी खड़े भी होते हैं, और दोनों ही दल अपने बागियों को अपने हिसाब से समझाइश करके रोकने का प्रयास भी करते हैं। और हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूं, संस्कारवान पार्टी है, संस्कारों पे चलती है। हमारे यहाँ बगावत की बातें कम होती है।
और फिर भी ऐसी कोई बातें होंगी तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनकी जो टीम है, वो उनसे 1 to 1 बात करेगी और उनकी जो भी बात होगी उसको सुना जाएगा। राजकुमार जी, मेरा उसके आधार पर एक छोटा सवाल यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ। श्याम सुंदर जी ने एक सवाल कोट किया था कि लॉटरी 15 तारीख तक निकलनी थी, 17 तारीख हो गई है, खिंच गई, लेट हो गई या फिर की गई? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था, चुनाव आयोग की व्यवस्था, आपको पता है कि हिंदुस्तान में न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र वजूद रखती है। इसी तरह से चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नियम, उसके आदेश के अनुसार अपना स्वतंत्र वजूद रखता है। उसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप ना तो करना चाहिए और ना ही हमारी राज्य सरकार करती है। ये चुनाव आयोग का स्वतंत्र विषय है। उन्होंने लॉटरी 15 की जगह 17 को क्यों निकाली, और उन्होंने 1 महीने आगे क्यों पंचायत लॉटरी 1 महीने आगे क्यों किया? तो इस पर देखो, मेरा कोई वर्जन इस पर नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है और उस पर हमारा हस्तक्षेप ना तो है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। और रही बात, अभी इन्होंने बेनीवाल जी वाली बात की थी, उस पर मैं कहना चाहता हूँ, देखो बेनीवाल जी जो है ये लॉटरी निकालने का काम चुनाव आयोग नहीं करता है, राज्य सरकार करती है, आपको पता नहीं? नहीं, राज्य सरकार नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, चुनाव आयोग का नहीं, श्याम नहीं, सुंदर चुनाव जी, आयोग को लेना देना नहीं है। नहीं, श्याम सुंदर जी, फिर बिल्कुल, ये मैं यही चीज सुन रहा था इनकी। इस पे स्टैंड क्या लेना है, मैंने सवाल इसलिए पूछा इनसे। मैं तो कह रहा हूँ आपको, आज देखिए, जो अभी आपके देखिए क्या पंचायत का विभाग का जो जोगाराम जी हैं, उन्होंने कहा 1 महीने बाद स्थगित की जाती है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है। लॉटरी निकालने का काम राज्य सरकार का है। श्याम जी, मैं आपको फिर बता दूं, चुनावी जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है। उससे मैं सुनने का प्रयास नहीं करोगे आप, सुनने का प्रयास सुधार करो, सरकार का काम है। जो चीज आपकी है वो तो स्वीकार करें राजकुमार जी, यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार को और निर्वाचन आयोग को मिक्स मत करिए आप, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, दोनों निर्वाचन आयोग का मामला ही नहीं है, लॉटरी निकालने का काम तो राज्य सरकार करती है। मिक्स मत करिए आप, वो राज्य सरकार का काम है। हाँ, लॉटरी निकालने का राज्य सरकार का काम चुनाव आयोग पर कैसे डाल सकते हैं राजकुमार जी? तो मैं आपको फिर बताना चाह रहा था आगे कि जो बेनीवाल जी वाले तीसरे दल की आपने बात की, तो तीसरे दल की स्थिति यह है कि वो इनकी बी टीम है और ज्यादा इतना उसको हम लोग इतना मतलब मजबूती से नहीं ले रहे हैं कि वो, मुझे लगता नहीं वो एक भी किसी का भी बाढ़ का भी चुनाव जीत पाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मैंने कामों की फेहरिस्त आपको पहले भी गिनाई थी। हम लोग पूरी कमर कस के मैदान में हैं और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो 2.5 वर्ष में जो काम किया वही हमारे मुद्दे होंगे। पूरी फेहरिस्त श्याम सुंदर जी ने भी गिनाई, मैंने भी गिनाई। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ बोलने के अलावा कोई सड़कों पे काम नहीं किया। ये आपसी लड़ाई में उलझे रहे। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। श्याम सुंदर जी, शॉर्ट में मैं आपसे कमेंट क्लोजिंग लेना चाहूंगा। जो हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, जो बनता हुआ, अगर बनता है तो, अगर इफ की बात है, अगर बनता है तो क्या सियासी दलों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है? क्योंकि मजबूत स्थिति में है प्रदेश के अंदर बीजेपी, ये तो नहीं कह सकते कि बनेगा, क्या बन सकता है? प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। और अगर कांग्रेस में इस तरह की स्थिति पैदा होती, जैसे आपने कहा कि एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्या एकजुट होकर एक मंच पर आकर वोट मांग पाएंगे? क्या जनता को एकजुट कर पाएंगे? शॉर्ट में बताइएगा सर। देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर राजकुमार रोत अब कांग्रेस को चुनौती देगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ये तो मानते हैं, आप नहीं मानते तो, क्योंकि वो आप कह रहे थे हम उसका समर्थन कर रहे, वो आपका चाहता ही नहीं था। हनुमान बेनीवाल नागौर और बीकानेर या बाड़मेर आपको चुनौती देगा, दोनों ही पार्टियों को चुनौती देने की स्थिति में। ओबीसी आएगा तो मुस्लिम वोट चले जाएंगे, उनका कांग्रेस को नुकसान होना है। तो आने वाला समय निश्चित तौर पर चुनौती भरा है। तो देखिए, बीजेपी चिंता का विषय है, उसके सामने बहुत बड़ा है कि देखिए, अमित शाह जैसा व्यक्ति अगर चुनावी आगाज करने के लिए अलवर और निबाड़ा में आकर के कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से कह के गए कि हम खराब कर देंगे, तो मतलब है ठीक है सर, समय कम है थोड़ा सा, मुझे भी बड़ी चिंतित है इस चुनाव को जीतने के लिए, आगे आने वाले समय के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। निकाय चुनाव को लेकर वार्डवार तैयारी हो चुकी है, लॉटरी आ चुकी है, अब आगे तैयारी क्या होगी, किस सियासी दल की कितनी धार होगी, देखना बेहद अहम होगा। मेरे साथ प्राइम टाइम डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। राम राम।